मुझे दो नाम याद आ रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे गालियां खा खा के उनकी काफी बड़ी ब्रांडिंग हुई है, बड़े नाम हुए। रवीश कुमार और दिलीप मंडल की राह पे चल पड़ी हैं शक्ति जी, और वो भी एक नहीं बड़ा नहीं नाम नहीं हो। नहीं नहीं देखिए, मैंने ये कहा ना कि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अनुशक्ति बने रहना है। एक्चुअली मैंने पहले भी झेला एक हिंदू मुस्लिम मसले पर, वो बड़ा अलग था। हिंदू मुस्लिम मसले पर कम से कम जो प्रगतिशील थे वो साथ थे। इस बार तो सबके चेहरे अलग हो गए, बहुत सारे प्रगतिशीलों के, बहुत सारे मतलब धर्म, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग जो एक तरह से नजर आने लग गए। तो मुझे ये लगता है कि क्या करेंगे अधिकतम, जब आपके पास ये अधिकतम वाला डर खत्म हो जाता है ना कि अधिकतम क्या करेंगे, तो फिर आप ये छोड़ दे, सोचना ही छोड़ देते हैं। ये बराबरी वाली जो लड़ाई है, या उनको जैसे पुरुष होता है कि वो दोयम दर्जे का बना के रखना चाहता है, तो वो चीजें कब खत्म होगी? मुझे लगता है कि 100 साल, 50 साल, 25 साल, कुछ टाइम बाउंड, कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ संभव है? बौद्ध स्त्रियों ने थेरी गाथा लिखी थी अपनी मुक्ति के लिए। उसके बाद बहुत सालों के बाद मीरा महादेवी वर्मा लिखती हैं श्रृंखला की कड़ियां, और हम जैसी स्त्रियां बहुत आगे बढ़ आई हैं। हम ऑर्गेज्म की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो लड़ाई लड़ रही हैं। बहुत हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था अपने अंतिम जीवन के अंतिम सालों में। तो क्यों लगा रहे हो भैया? क्योंकि हमारे बेटे पोते खाएंगे। तो हम ये वही आम का पेड़ लगा रहे हैं जो शायद हमारी बेटियों, पोतियों, नातिनों के लिए। भारत जो है गांवों का देश है, जहां अभी भी गांव में बहुत सारी पाबंदियां हैं, माने बहुत ही क्रूर तरह की पाबंदियां हैं, और उसको वो सर्वमान्य है, उसका कोई विरोध भी नहीं करता है। उनकी अपनी खाप अदालतें हैं, पंचायत है, जो अपने कानून है। वहां तक बात पहुंचे, वहां तक मुहिम पहुंचे, आंदोलन पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगी कि आपने ये देखा है कि यूरेनियम जब परमाणु विघटन होता है, क्योंकि मेरा नाम अनु है और लोगों ने परमाणु इस वक्त कर दिया है, तो परमाणु विघटन, परमाणु बम जो फूटता है, परमाणु विघटन जो होता है, एक यूरेनियम से 3 यूरेनियम निकलता है। उस 3 से 9 यूरेनियम निकलते हैं, 9 से 81, और इस तरह से वो संख्या बढ़ती चली जाती है। तो मुझे वो यह लगता है कि देखिए, मेरे फेमिनिज्म का अर्थ यह है कि जो समाज की आखिरी औरत है उसका उत्थान। ठीक है, हर व्यक्ति, हर महिला जो है वो अपने अपने वर्तमान हालत से, जो आखिरी महिला है, मतलब हर महिला इंक्लूडिंग दैट लास्ट वुमन, वो अपने वर्तमान हालत से बेहतर हालत में पहुंचे। मेरे फेमिनिज्म का मकसद वो है। तो मैंने एक बात कही, मेरे से जुड़े, वो जय है फिल्म में बड़ा अच्छा इस कॉन्सेप्ट को ना, 1 यूरेनियम से 3 यूरेनियम, 3 यूरेनियम से 9 यूरेनियम वाला, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया गया था उस कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं एक बात कह रही हूँ, मेरी बातों से अगर शायद 3 लड़कियां भी समझती हैं उससे, तो ये चेन बनेगा, एक श्रृंखला बनेगी। इट विल रीच। अगर दिल्ली से कोई बात शुरू हुई है, तो कल किसी ने बताया कि लखनऊ में चर्चा हो रही थी, लखनऊ से वो बात शुरू होकर हो सकता है कि पटना और सहरसा भी पहुंचे। पटना सहरसा पहुंचेगा तो जरूर पहुंचेगी वो बात, तो जरूर है कि मेरे गांव में भी पहुंच सकती है। प्रोबेबिलिटी, इट क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। सो आई एम लुकिंग एट इट विद होप। मैं वो चमक देख रही हूँ, सूरज की रोशनी देख रही हूँ, सिल्वर लाइनिंग देख रही हूँ। वो कहते हैं कि एक बड़ी समस्या महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ है कि वो एक लेवल पे जाके डर जाती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। वो बॉर्डर लाइन जो है क्रॉस करने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाती है। लेकिन आप बहुत साहस के साथ अपनी बात रखती हैं। आपके बच्चे भी हैं, आपका अपना पैतृक घर भी है, समाज में आपके रिश्तेदार भी होंगे, तो उनकी तरफ से कभी आता नहीं है कि मैंने क्या से क्या हो गई? एक्चुअली बताऊं, मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली कहूंगी कि मेरे पास बहुत ही सुंदर सपोर्ट है मेरे माँ पिता भाई का ना। उनका कहना है कि जो करना है करो, हम देख लेंगे, जीत लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर कुछ दोस्त हैं जो कि अचानक से मेरे दोस्त को पता चला, उसने ट्विटर पे, इसको मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, कि मैं अपने भाई और उसको भी नहीं बताया। भाभी को लगा कि दीदी, भाभी ने मुझे मैसेज किया तुरंत, अभी माँ बनी है वो, और मैं रोज फोन करती हूँ अपने भतीजे को देखने के लिए, तो उसको 2 दिन तक नहीं फोन किया। उसने लिखा दीदी ठीक है, मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने उसके बाद मैसेज लिखा कि दीदी ठीक रहिएगा, आराम रहे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक बात। तो मेरे पास एक सुंदर सपोर्ट सिस्टम है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ इस मसले में। एक डेमोक्रेटिक फैमिली है जो आपके हिसाब से जी। तो मैं तो सारे पुरुषों की तरफ से आपसे माफी मांगूंगा कि मैं लोगों ने आपको, आपके साथ जाने किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। नहीं, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, मैं तो शुक्रिया कहूंगी उनको। बिल्कुल, लेकिन जो संवेदनशील लोग हैं वो अपनी अपनी तरह से भले ना लिख पाए, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं कि भाई समाज में अगर हम
दूसरों की इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं कि दलितों को समानता का अधिकार मिले, मुस्लिम्स को भी उनके अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार मिले, तो एक स्त्री को भी उसका राइट मिलना चाहिए बराबरी का। तो स्त्रियां जो है वो आप बहुत अच्छी बात, संजीव कुमार उस दिन में एक उसमें थी, क्या एक इवेंट में थी, और संजीव कुमार आलोचक जो हिंदी के बड़े अच्छे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। बेगूसराय का जिक्र करते हुए कहा कि उसको ना बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। बड़े बड़े कॉमरेड्स के किस्से होते थे। जब उन्हीं कॉमरेड्स के किस्से होते थे, जब मैं वो माँ के मुंह से सुनता था तो अलग होते थे, और पिताजी के मुंह से सुनता था तो अलग होते थे। माँ के मुंह से सुनते हुए मैंने यह सुना कि वो जो कॉमरेड्स होते थे उनकी बीवियां अक्सर स्कूलों में नौकरी शिक्षिकाएं होती थी, तो बीवियां सुबह उठती थी, बच्चों का टिफिन तैयार करती थी, खुद तैयार होती थी, और तब तक कि 8 बजे उठते थे कॉमरेड, खाट पर बैठते थे, लोटा लेते थे, दातुन, वहां बीवी ने दातुन पहुंचाया, ब्रश पहुंचाया, वहीं पर करते, वहीं पे नाश्ता पहुंचाया, वहां पे बैठे रहते थे, स्थापित रहते थे, और बीवी सारा काम निपटा करके उनको खाना वाना देकर के ऑफिस जाती थी, स्कूल जाती थी, और फिर लौट करके काम करते थे, जहां भी काम करने को जाती हूँ, लौट करके फिर आकर के सारा काम करते थे, और इस बीच में वो तमाम क्रांतियां करते थे। जो प्रोग्रेसिव लोग भी होते हैं ना समाज के लिए, वो अपनी पत्नी के लिए कितने प्रोग्रेसिव, अपने परिवार की औरतों के लिए कितने प्रोग्रेसिव है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। ये अंतर्विरोध रहा है कि एक बंदे ने फुल टाइम क्रांति का ठेका ले रखा है। अब परिवार चाहे जिए मरे या उनकी क्या समस्या है, बहुत मतलब नहीं रखते थे लोग। बस मैंने कहा ना कि राम राज्य की बात हम लोग करते हैं, हम राम राज्य की बात क्यों करें, सीता की संवेदना की बात क्यों नहीं करें? आपने राज्य तो देख लिया, आपने अपनी अर्धांगिनी की बातों को नहीं देखा। ठीक बात है। इवन अभी मतलब ऐसे भी लोग कहने वाले हैं कि योगी जी ने शादी नहीं की और मोदी जी ने की तो छोड़ दिया। तो मैंने जो स्त्रियों को समझ ही नहीं पाए, जिनके पास स्त्री जीवन के अनुभव ही नहीं है, वो उनके राज में स्त्रियों की स्थिति कैसे बेहतर होगी, मैंने ऐसी बात भी कही जाती है। तो ये बहुत नैसर्गिक सवाल है यशवंत जी, आपने स्त्रियों को देखा नहीं। आप देखिए समाज जो दोनों जेंडर से, मतलब 2 जेंडर नहीं, कई जेंडर्स, LGBTQIA+ की बात करती हूँ मैं, और आप हर किसी की संवेदना नहीं समझेंगे, एटलीस्ट कम से कम उसकी तो संवेदना समझ लीजिए जो 49% है। 1% में बाकी जेंडर आते हैं, 49% की संवेदना को ही आप नहीं समझने को तैयार हैं, तो बाकी 1% को क्या ही आप समझेंगे? आधी आबादी जिसको बोलते हैं हम लोग। आधी आबादी की संवेदना को आप नहीं समझने को तैयार हैं। आप उसी को नर्क का द्वार और समस्या की जड़ मानते हैं। नो, महिलाएं समस्या की जड़ नहीं होती हैं, सॉरी। वो आपके ही बच्चे को अपने पेट में कैरी करती हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे के प्रति, उस स्त्री के प्रति। बिल्कुल। उस स्त्री की भी जिम्मेदारी है। It is, I won't say that it is always like only men giving to women. It should be a parallel path. They are, दोनों दो तरफा है, ठीक बात। दो तरफा है ये, दो तरफा है, और ये स्त्रियों को भी समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ पाइल ऑन होकर के नहीं रह सकते। They will have to be dependent on themselves as well. उनकी अपनी स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता की निशानी। अभी तुरंत मैंने एक डाटा शेयर किया अपने पोस्ट पर कि नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश, जहाँ पे 40% से अधिक फीमेल वर्कफोर्स है, स्त्रियों को लेकर के बहुत संवेदनशील है, और ये देश सबसे विकसित और सबसे खुशहाल देश है दुनिया के। वही मॉडल देखिए ना, इधर उधर के मॉडल्स आप देखते रहते हैं, वही मॉडल देखिए। वो पर्टिकुलर बहस क्या थी जो स्त्री काल में आपने, जो आप आयोजन में गई थी और आपने वहां लेक्चर दिया था, तो उसका एक छोटे हिस्से को पोस्टर बनाया गया, लेकिन वहां पूरी बात क्या कही थी आपने जिसपे से बात दरअसल मैंने शुरुआत में कहा कि डेटिंग ऐप में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर, एक डेटिंग ऐप में 60% महिलाएं हैं, दूसरे डेटिंग ऐप में जो विवाहित संबंधों पर आधारित है 48% महिलाएं हैं। आप ये देखेंगे कि जो बम्बल जैसे डेटिंग ऐप है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो फीमेल फ्रेंडली है ताकि लड़कियों को समस्या ना हो, तो लड़कियां आसानी से अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करती हैं, अपने लिए एक पार्टनर ढूंढती हैं, साथी ढूंढती हैं, या हुकअप्स ढूंढती हैं, जो भी करती हैं। लड़के वहां पे आते हैं, लड़कियों की मतलब इस लड़की ने आपको यस कहा है तो लड़का भी उसमें करेगा। वहां पे लड़कियों को ज्यादा विस्तार दिया गया है। तो एप्स में लड़कियां, चूंकि ये महानगरीय और उप महानगरीय क्षेत्रों की बात है, तो लड़कियां अपने आप को अपनी सेक्सुअलिटी तलाश रही हैं। तो ये मुद्दा इसी टॉपिक पर बेस्ड था कि क्या स्त्रियां अपनी, मतलब क्यों है ये स्त्रियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या इसको अच्छा ट्रेंड माना जा सकता है? मैंने वो क्यों बाहर तलाश कर रही हैं अपने सेक्सुअल को, तो उस पे आपने कहा था कि चूंकि एक सर्वे में कहा गया है कि 70% स्त्रियां को ऑर्गेज्म नहीं हासिल होता है, इसलिए वो बाहर तलाश ऑर्गेज्म नहीं हासिल होता है, तो उसमें अगर वो तलाश में रही है तो क्या दिक्कत है? नैतिकता का ठेका स्त्रियों ने तो नहीं ले रखा है ना, मेरा ये कहना है। और ये फाइनल, मतलब ये एक स्टेटमेंट है एक मुद्दे पर। हाँ, आपने अपनी बात रखी, अपनी बात रखी। हाँ, इसमें किसी को कहना तो लॉजिकली अपनी बात रख सकता है, जो कि बहस की तो हमेशा गुंजाइश है जी। बिल्कुल।
तो ठीक है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे। फिलहाल तो मुझे जरूर लगता है कि आधा घंटा हम लोगों ने बात कर लिया, और आपने जरूर वक्त दिया, इसके लिए बहुत आभार अनु शक्ति जी। आपका बहुत आभार ईश्वर जी, बहुत आभार। थैंक यू।